गुड इवनिंग दोस्तों। गुड इवनिंग बच्चों। उम्मीद करते हैं आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। और जो एक सिलसिला चल रहा था हमारे जो लर्निंग टू सक्सेस, जो हमारा एक मुहिम था जिस द्वारा हम उन बच्चों तक शिक्षा के प्रभाव को पहुंचाना चाहते थे, जिससे वे इसका लाभ उठाकर अपने लाइफ को एक अच्छे स्तर पर लाकर ले जा सके और एक अच्छे जीवन को व्यवस्थित स्थापित कर सके, कुछ जॉब्स सर्विसेज पाकर। उसी रास्ते में हमारा एक प्रयास है लर्निंग टू सक्सेस, है ना। तो इस प्रयास में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा, ठीक है ना, हम लोगों ने कुछ चीज़ों को एक जगह संग्रहित करके बहुत सारे टीचर को हमने यहाँ पे असेंबल करा और उन टीचरों के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है ना। तो ये जितने टीचर है सभी अपने विभाग के ना अपने माहिर टीचर है, विशेषज्ञता रखते हुए अपने सब्जेक्ट में, चाहे आपके मैथ जीके से पढ़ा रहे हो, चाहे ज्योग्राफी आपके प्रकाश से पढ़ा रहे हो, चाहे हम आपको पॉलिटिक्स हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, हम अपने विभाग के थोड़े से विशेषज्ञ मानते हैं। तो इसी नतीजे से जितना भी आपको पढ़ाया जाएगा वो अपने आप में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत आवश्यक और नितांत अपरिहार्य उचित होगा, है ना। तो इसी क्रम में चलते हुए आज जो विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं वो प्राचीन भारत का एक विषय है। आज हम उस इतिहास के उस पन्ने से रूबरू होंगे जिसका प्रभाव, जिसका इफेक्ट उस समय से लेके आज से लगभग 4500 वर्ष पहले से लेकर आज तक उसका प्रभाव हमारे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जितने परिप्रेक्ष्य हैं उन पर अपना प्रभाव डाले हुए और आगामी भविष्य तक इसका परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव बना रहेगा। हम उस समय की बात कर रहे हैं, उस काल की बात कर रहे हैं जब हमारे देश में सिंधु घाटी सभ्यता नाम की एक सभ्यता का जन्म हुआ था, आज से लगभग 4500 वर्ष पहले, है ना। 4500 वर्ष पहले जन्म हुआ था। उसी विषय पर आज हम परिचर्चा कर रहे हैं। वही आज हमारी चर्चा का सबसे मुख्य बिंदु, केंद्र बिंदु यही रहेगा कि आज हम ये समझेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है क्या थी, उसका प्रसार, उसकी उत्पत्ति, उसका वैभवता क्या था, किस तरीके से वह अभिप्राय हुआ, किस तरीके से हुआ आपके सामने, हमारे सामने जो आज हम पढ़ते हैं इतिहास, किस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता की गौरवता को दिखाएंगे, हम उसकी वैभवता को दिखाएंगे, उसकी क्या प्रसिद्धि रही है, उसकी क्या छाप रही है जो आज हमारे सामाजिक परिप्रेक्ष्य में दिखाई देती है। उस समय जो चीजों का जो जन्म हुआ था, जिन चीजों का उपयोग किया जाता, आज के समय में, आज समकालीन भारत, आधुनिक भारत में उसकी यूज की जा रही है, जो उसके सजीवता को, उसके अस्तित्व को आज भी बनाए हुए हैं और आगामी वर्षों तक भी बनाए रखेंगे। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज चर्चा कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, IVC। ये कोई मामूली सभ्यता नहीं है, ये विश्व के प्राचीन सभ्यताओं में एक सभ्यता मानी जाती है, ठीक है। इसके समकालीन बहुत सारी सभ्यता थी, सुमेरियन सभ्यता, चीन सभ्यता, मेसोपोटामियन सभ्यता, ये सारी सभ्यता रही है, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है, मानी जाती है। और आज जो हमारा भारतवर्ष जो अपने सभ्यता के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति जो अपने इतना गौरवशाली प्रतीत करता है, अनुभव करता है, अनुभूति करता है, ये कहीं ना कहीं इस सिंधु घाटी सभ्यता की ही देन मानी जा सकती है। उस समय जो प्रसार हुआ, जो साहित्य, जो शैली, जो व्यापार, जो वाणिज्य, जो कृषि, उसकी छाप आज भी देखी जा सकती है भारतवर्ष के पृष्ठभूमि पर, चाहे वो आर्थिक पृष्ठभूमि हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो। उस इतिहास से आज हम रूबरू होंगे जो हमारे भारतवर्ष के लिए ही नहीं बल्कि विश्व के लिए एक उदाहरण साबित हुआ, अपने प्रगति के स्तर पर, अपने व्यापकता के स्तर पे, अपनी प्रसिद्धि के स्तर पे। तो इसी सफर को आज हम शुरू करते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज हम कुछ पक्षों को ध्यान से समझेंगे, उस पर एक अपनी समझ विकसित करेंगे और इसी क्रम को आगे के क्लास में हम सिंधु घाटी सभ्यता को और आगे से बेहतर तरीके से समझते हुए इसको 2-3 पार्ट में सिंधु घाटी सभ्यता को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। चलिए देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना। इसको शॉर्ट में IVC भी बोला जाता है ना। ध्यान से समझेंगे। और ये जो हमारे इतिहास का एक स्वर्णिम पन्ना है, स्वर्णिम काल है, जिस समय सिंधु घाटी सभ्यता का जन्म हुआ था, उद्भव हुआ था, है ना। इसको IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं।
तो देखिए, इस विषय को समझने से पहले कुछ शब्दावली है, उस पर तो हम अपनी एक समझ को विकसित कर लेना चाहिए, ये उचित होगा। तो पहले हम कुछ शब्दावली को थोड़ा सा आपको एक व्याख्यान कर दे रहे हैं। देखिए, सभ्यता समझने से पहले हमें कुछ शब्द समझना होगा। पहला जो शब्द है वो है संस्कृति। संस्कृति यानी कल्चर। क्या है? संस्कृति यानी कल्चर। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये जो संस्कृति शब्द है ये अपने आप में बहुत व्यापक अर्थ समेटे हुए है, और इसी संस्कृति से कहीं ना कहीं एक सभ्यता का जन्म होता है। ये कह सकते हैं हम कि संस्कृति जो है वो बीज है, जो जो सभ्यता रूपी पौधे का सृजन करता है ना। तो इस विषय को अच्छे से संबंध को हम समझेंगे, संस्कृति और सभ्यता में क्या संबंध है। ध्यान समझिए, जो एक मानव जाति है, हम लोग जो मानव जाति है ना, ये क्या है, हम अपने रहन सहन के तौर तरीके अलग अलग होते हैं। ठीक है ना, ये तौर तरीके हम कैसे रहते हैं, क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, क्यों रहते हैं, ये सारा चीज हम डिसाइड नहीं करते, हम निश्चित नहीं करते, बल्कि हमारे आसपास के जो परिवेश है, जो पर्यावरण है, जो हमारे आसपास की प्राकृतिक चीजें हैं, है ना, कुल मिलाकर के हमारे आसपास के वातावरण जो है ये डिसाइड करते हैं, ये निश्चित करते हैं कि हमें कैसे रहना है, क्या पहनना है, क्या खाना है, कहाँ रहना है, क्यों रहना है। ये सारी चीजें कौन डिसाइड करते हैं? हमारा आसपास का परिवेश डिसाइड करता है। जब यही जो आसपास की चीजें, जो हमारा ये खान पान, रहन सहन, पहनावा, ये जब एक छोटे से क्षेत्र में होता है, एक छोटे से क्षेत्र में, छोटे क्षेत्र में अगर ये होता है तो इसको कहते हैं संस्कृति। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लो कि भारत जो है ना, मान लीजिए, ठीक है, ये मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि ये भारत है, तो ये आपका ईस्ट हुआ, ये वेस्ट हुआ। तो जैसे हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हैं, ध्यान से देखिएगा, एक हम एग्जांपल दे रहे हैं कल्चर की, संस्कृति किसी कहते हैं। तो कहने मतलब है कि कुछ भी खाना पीना, रहना पहनना, है ना, ये सब क्या हमारी कल्चर होते हैं, ये सब में क्या बनाता है? कल्चर यानी संस्कृति बनाती है। ठीक है ना, ध्यान रखिए। तो ये कौन डिसाइड करता है? हमारा परिवेश, आसपास का परिवेश। उसी का एग्जाम्पल से हम समझाना चाह रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। आप लोग देखोगे कि जैसे हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हैं, ईस्ट से वेस्ट, है ना, भारत के ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हैं, तो एक चीज आपको देखने को मिलेगी। सिंपल एक उदाहरण दे रहा आपको, टोपी एक होती है, मान लीजिए पहनने वाली जो टोपी होती है ना, कैप, है, क्या होती है? कैप। तो ध्यान से देखोगे कि जब ईस्ट से वेस्ट कर जाते हैं तो हमारी संस्कृति में एक प्रचलन है, क्या है? कैप पहनना, टोपी पहनना। जैसे आप जाओगे ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाओगे भारत के, तो हमें एक चीज आपको दिखाएगी, क्या दिखेगी? कि जो टोपी का जो साइज है, साइज ऑफ द कैप, है ना, ये कैप का साइज क्या होता है? बिग होते जाता है। क्या होता है? बिग होते जाता है, बड़ा होते जाता है, जब हम इससे वेस्ट की तरफ जाते हैं। देखिए, ध्यान से समझिए, तो इससे वेस्ट की तरफ जाते हैं तो हमारी जो टोपी की जो साइज है, जो हमारा कल्चर है, हमारा पहनावा का एक अंग है टोपी पहनना। तो जब इससे बेस तब जाते हैं हम भारत के, यानी हम जब मान लीजिए कि उड़ीसा, बिहार, है ना, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, ईस्टर्न यूपी से, वेस्टर्न यूपी से होते हुए राजस्थान की तरफ जाते हैं, तो देखेंगे टोपी का साइज बड़ा होते जा रहा है। इसका मतलब क्या है? यानी ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जैसे हम इस तरफ जाते हैं तो हमारा जो टेम्परेचर है, क्या होता है? टेम्परेचर वो बढ़ने लगता है जब इससे वेस्ट तरफ जाते हैं। यानी टोपी का जो पहनावा है ये हमारा डिसीजन नहीं है, हमारा निश्चय नहीं है, किसका है? पर्यावरण यानी क्लाइमेट। टेम्परेचर बोले तो क्लाइमेट, यानी जो जलवायु है वो डिसाइड करती है कि हमें क्या पहनना चाहिए। इसी तरह हमें क्या खाना चाहिए। एग्जाम्पल देख लीजिए, वेस्टर्न यूपी और ईस्टर्न यूपी का एग्जाम्पल लीजिए। जो ईस्टर्न यूपी है वहां पे चावल की खेती ज्यादा होती है, ध्यान समझिएगा, क्योंकि वहां का क्लाइमेट ऐसा होता है। ठीक है ना, उष्ण कटिबंधीय क्लाइमेट होता है। लेकिन जब हम वेस्ट यूपी तब जाएंगे तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्लाइमेट होता है, ठंडा प्रदेश क्लाइमेट होता है, तो गेहूं की खेती ज्यादा होती है। तो अब जानते होंगे इस चीज को कि ईस्टर्न वाले जो होते हैं या ईस्टर्न यूपी का अंचल जो होता है वो चावल खाते हैं, ज्यादातर पसंद करते हैं, लेकिन वेस्टर्न वाले गेहूं या रोटी खाना पसंद करते हैं। तो समझे, क्लाइमेट डिसाइड करता है कि हमें क्या खाना है, क्या पहनना है, कहाँ रहना है, क्यों रहना है। ये सब क्या डिसाइड करता है? हमारा परिवेश, है ना। एक क्लाइमेट उसका एक पार्ट हुआ, क्या हुआ? पार्ट हुआ। और भी डिसाइड करने वाले फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे वनस्पति हो सकता है, जल की उपलब्धता हो सकती है। तो ये सब क्या आसपास के परिवेश होते हैं, पर्यावरण होते हैं जो डिसाइड करते हैं। तो ये जो सारे अंग हो गए, क्या पहनना, क्या खाना, क्या कहाँ सोना, कहाँ रहना, है ना, ये सब कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है आपका संस्कृति। मतलब ये सब क्या कुल मिलाकर क्या पहलू है? ऐसा पहलू क्या होता है? संस्कृति का आता है। यानी संस्कृति का मतलब होता है क्या हम पहनावा होगा हमारा, ठीक है, क्या उपयोग करेंगे, क्या खाएंगे, है ना, कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे,
ये सब कौन डिसाइड करता है? ये सब डिसाइड करता है आपका आपके वातावरण, है ना, यानी आपके आसपास का जो परिवेश है वो डिसाइड करता है। और ये सब पहलू मिलकर बनते हैं संस्कृति। एक छोटे से प्रदेश के लिए संस्कृति शब्द का यूज करा जाता है। लेकिन जब यही संस्कृति एक व्यापक स्तर पे आ जाती है, एक बड़े क्षेत्र के लिए आ जाती है, तो वो इस संस्कृति से सृजन होता है सभ्यता का। ठीक है, ध्यान समझिएगा। यानी संस्कृति जो है छोटे पैमाने पे कहा जाता है रहन सहन खान पान के सिस्टम को, लेकिन यही जब एक बड़े पैमाने में एक बड़े क्षेत्र में हो जाता है, क्या होता है, बड़े क्षेत्र में जब ये संस्कृति हावी हो जाती है तो इसको कहते हैं हम लोग सभ्यता। क्या कहते हैं? सभ्यता। देखिए सभ्यता, ठीक है। तो ये जो सभ्यता शब्द है, ये संस्कृति जब सभ्यता में परिपक्व रूप में आकर सभ्यता का रूप धारण करती है, तो इसमें भी कुछ पहलू है जो इसको सभ्यता का रूप प्रदान करती है। ठीक है, बहुत सारे पहलू है, लेकिन जिसमें सबसे प्रमुख जो पहलू है वो आपका है भाषा। यानी किसी भी संस्कृति को हम तभी सभ्यता मानेंगे, कह सकते हैं उसको सभ्य मानेंगे। सभ्य मतलब क्या? सभ्यता। सभ्यता सभ्यता जो किससे आई है? सभ्य से आई है। यानी कोई जो सिस्टम है, जो कल्चर है, जो रहन सहन है, वो सभ्य या सिविलाइज्ड कब कहलाएगा? जब उनकी एक भाषा होगी, अपने भावनाओं को, अपने संवेदनाओं को, अपने कथनों को अगर वो सामने वाले को समझा पाए, बुझा पाए, तब क्या कहेंगे? उसको सभ्य कहेंगे या उसको एक संस्कृति कहेंगे। तो इस भाषा के अलावा और बहुत सारे पहलू होते हैं जो उसको सभ्यता का स्वरूप प्रदान करते हैं संस्कृति को। यानी कुल मिलाकर संस्कृति का व्यापक रूप या परिपक्व रूप क्या कहलाता है? बड़े क्षेत्र के लिए क्या कहलाता है? सभ्यता कहलाता है। तो ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसमें से क्या है? सभ्यता का एक प्रकार है। आगे जब पढ़ेंगे हम देखेंगे वैदिक सभ्यता, है ना। तो ये सभ्यता बेसिकली क्या है? ये जो कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या पहनते हैं, क्या उपयोग करते हैं, क्या खाते हैं, व्यापार करते हैं, कृषि करते हैं, किन धातुओं का यूज करते हैं, है ना, वो क्या कैसे रहते हैं, ये सब चीजें क्या आती है? ये सब मिलकर क्या बनता है? संस्कृति से सभ्यता। और ये जब संस्कृति बड़े पैमाने पर दिखाई देती है तो बन जाती है सभ्यता। ध्यान से देखिए। तो ये कुल मिलाकर हम समझे कि संस्कृति और सभ्यता में क्या रिलेशन है, किस तरह सभ्यता का निर्माण होता है, किस तरह एक सभ्यता विकसित होती है। सारे सभ्यता जो विकसित होते हैं उसका यही पहलू होता है, इसी तरीके से विकसित होती है। चाहे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, चाहे वो वैदिक सिविलाइजेशन हो, चाहे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हो, चाहे चाइना सिविलाइजेशन हो, चाहे सुमेरियन सिविलाइजेशन हो। सारे सिविलाइजेशन में सभ्यता जो उत्पत्ति होती है इसी तरह होती है, उसका प्रचार इसी तरह होता है। तो कुल अगर हम क्या समझे? हम ये समझे कि ये जो कैसे रहना, कहाँ रहना, पहनावा, उपयोग, ये खान पान क्या करेंगे, ये क्या सभ्यता के अंग होते हैं। ठीक है ना। तो इसी तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? सभ्यता का एक प्रकार है। ठीक, तो यहाँ तक हम एक समझ विकसित कर लिए कि संस्कृति सभ्यता में क्या संबंध है, कैसे कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है कि नहीं। अब हम देखेंगे कि देखिए हर सभ्यता का नाम जो है ना उसकी उपस्थिति के अनुसार होता है। जैसे हमने आपको बोला कि कोई भी संस्कृति जो है उसके ये सब पहलू होते हैं। ठीक है, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, है कि नहीं। तो ये जो खाना पीना रहना, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज होता है। वो क्या होता है? जल की उपस्थिति, है ना, जल की उपस्थिति। यानी कोई क्षेत्र जो है जल की उपस्थिति, यानी किसी भी सभ्यता का जन्म या सृजन के लिए जल की परिपक्वता, जल की पर्याप्तता आवश्यक होता है। इसलिए ज्यादातर जो सभ्यताएं हैं वो किसी ना किसी नदी के किनारे बनी है, उत्पत्ति हुई है, प्रचलित हुई है, प्रसार हुई है कि नहीं। क्योंकि जल जो होता है, जल को कहते हैं जल ही जीवन है। चाहे वो कृषि हो या हमारे खान पान का स्वरूप हो, हर जगह जल की उपयोगिता अपरिहार्य है, उसको कभी भी नकारा नहीं जा सकता। इसे जितनी सारी सभ्यता, चाहे मेसोपोटामिया हो, सुमेरियन हो, चाइनीज सभ्यता हो, है ना, सिंधु सभ्यता हो, वैदिक सभ्यता हो, सारी सभ्यता कहीं ना कहीं नदियों के किनारे बसे। क्योंकि जल जो है क्या है? एक मूलभूत क्या है? एक अंग है किसी भी सभ्यता का सृजन करने के लिए, है कि नहीं। तो इसी तरीके से जैसे सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी किनारे बसी, चाइना सभ्यता, है ना, वो यांग सिकियांग बोल लीजिए, ये हुआ। उसके बाद मान लिया सुमेरियन सभ्यता दजला और फरात नदी किनारे हो गया, है ना। ऐसे करके हर जो सभ्यता है वो नदी के किनारे ज्यादातर सभ्यताएं विकसित हुई, ताकि उनको कृषि के लिए, व्यापार के लिए, है ना, खान पान के लिए, सामाजिक स्तर पे, आर्थिक रूप से, है ना, हर तरीके से उनको जल की प्राप्त हो सके, है कि नहीं। तो इस तरीके से देखिए हम कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार हुआ किन कारणों से हुआ, है ना, संस्कृति सभ्यता के में क्या संबंध है समझे। अब हम बेसिकली थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता जो हमारे भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के, है ना, प्राचीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यताओं में एक सभ्यता मानी जाती है। और ये अपना प्रभाव सिर्फ भारत तक ही नहीं बल्कि अन्य जो प्राचीन सभ्यताएं हैं वहां तक भी अपना पैर को पसारी है, अपने प्रभाव को वहां छोड़ी है, जो आज भी दिखाई देता है कि नहीं। सिर्फ अपने भारत में ही नहीं दिखाई देता। इसलिए इसके स्वर्णिम काल क्यों इसे
भारत के इतिहास का गौरव के रूप में हम देख सकते हैं किस तरह ये आज के आधुनिक काल का जनक माना जाता है। आज से 4500 वर्ष पहले आधुनिक काल का जनक इसे माना जाता है। किन आधारों पे ये इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में रखा जा सकता है, किन आधारों पे ये जो है हमारे आज का आधुनिक काल जो भारत है इसके चीजों का जो प्रयोग किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं इस समय में प्रयोग होता था, यानी इसका अस्तित्व सिंधु घाटी सभ्यता का अस्तित्व आज भी हमारे आधुनिक भारत में, आधुनिक विश्व में इसका छाप बने हुए हैं। किन आधारों पर इसे अभी भी संयुक्त या फिर इसके अस्तित्व को बनाए हुए हैं, इन सब चीजों को हम बारीकी से पॉइंट पॉइंट करके देखेंगे कि आर्थिक पक्ष में इनकी विशेषताएं क्या है, राजनीतिक पक्ष में इनकी विशेषताएं क्या है ना, सामाजिक पक्ष में इसकी विशेषताएं क्या है, नारी का अस्तित्व इस समय कैसा था, नारी का स्तर कैसा था, महिलाओं का शिक्षा का व्यवस्था कैसा था, धार्मिक पक्ष कैसे थे, पूजा पाठ का व्यवहार कैसा था, उनका आचरण कैसा था, पेड़ पौधों की पूजा करते थे, है ना, बैल की पूजा करते थी, मूर्ति पूजा करते थे, क्या हम अच्छी एक चीज को देखेंगे। इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि ये किन अर्थों में आप आगे चलेंगे तो देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये पहली, है ना, फर्स्ट नगरीकरण सभ्यता मानी जाती है। पहली नगरीकरण यानी ये जो सभ्यता थी ये नगरी सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरी, यानी यहाँ पे मुख्य जो पेशा था वो व्यापार था और कृषि था और कुछ हद तक पशुपालन था। तो ये किस तरीके से नगरीकरण सभ्यता है इसको हम देखेंगे। आगे हम देखेंगे कि ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य युगीन सभ्यता यानी ये कांसे के प्रयोग किया करते थे, धातु का प्रयोग किया जाता है, कांसा धातु का प्रयोग किया करते थे हथियार बनाने में, औजार बनाने में, सामान बनाने में। यानी किस समय जो था किस धातु का प्रयोग किया जाता था? कांसे, इसको सभ्यता कहते हैं। इस पर विस्तार से हम बात करेंगे, है ना। ऐसे तो हम ये भी विस्तार से बात करेंगे कि भाई जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये अपनी इतनी व्यापकता को समेटे हुए, है ना, लगभग 2500 ईसा पूर्व में ये अपने अस्तित्व में आई, है ना, और लगभग 1500 ईसा पूर्व में ये खत्म हो गई। क्या कारण थे, है ना, जो मात्र ये 2500 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ, 2500 ईसा पूर्व में लगभग आपका 1500 ईसा पूर्व तक लगभग ये लगभग कितने साल, 1000 साल, है ना, मात्र 1000 साल इतनी विकसित सभ्यता, इतनी व्यापकता को अपने में समेटी हुई सभ्यता किस तरीके से मात्र 1000 साल में 2500 में इनकी उत्पत्ति हुई है, 2500 लगभग ईस्वी में और 1500 लगभग ईस्वी में समाप्ति हो गई। किन आधारों पर इनकी समाप्ति हुई, इतनी विकसित सभ्यता कैसे नष्ट हो गई, इस सब व्यापकता को भी हम बड़े प्रेम से देखेंगे। अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग इसके कारण बताए, किन्होंने कहा बाढ़ आ गया, किन्होंने कहा सुनामी आ गया, किन्होंने कहा भाई महामारी फैल गई, किसी ने कहा कि नदी अपना मुहाना मोड़ लिया। तो एक एक चीज को बड़ी बारीकी से देखेंगे, समझेंगे इस चीज को। और आज का जो क्लास बेसिकली यही था, हमें एक समझ विकसित करनी थी कि भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, किस पैमाने पे है, किसी गौरवता क्या है, इसकी व्यापकता क्या है, किन आधारों पर इसको भारत के आधुनिक भारत के में भी इसका अस्तित्व अपने आप को बनाए हुए, किन आधारों से भारत के इतिहास के पन्नों में, प्राचीन इतिहास के पन्नों में इसे गौरवशाली एक स्थान प्राप्त है। इसकी प्रसार विकसित करने को, इसके आधारों को समझने को हम यहाँ पर देखे हैं और ये समझ विकसित करने की किन अर्थों में ये भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम पन्ना होते हुए भी ये आज के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक पक्षों को अभी तक प्रभावित की हुई है, अपने प्रभाव के छाप को बनाए रखी है। और ये कहीं ना कहीं हमारी जो आधुनिकता है ये अभी की आधुनिकता से कहीं गुना अधिक ये व्यापक, चाहे वो धार्मिक हो, सामाजिक हो, हर पक्ष में आज के समय से कहीं गुना ज्यादा विकसित रहा है। उन पक्षों को हम व्यापक तरीके से अगले क्लास में देखेंगे। आज बस जब जो उद्देश्य था, एजेंडा था क्लास का, कि हम बस इंडस के चीजों पे, उसके जो बेसिक मूलभूत चीजें थी उस पर एक समझ विकसित करें। किस आधारों पर ये एक अपने समय के प्रथम नगरीय सभ्यता मानी जाती है, इनकी जो नगरीय सभ्यता किस तरह की थी, मकान कैसे थे, बिल्डिंग कैसे थे, ये सब सबसे व्यापक तरीके से, बहुत ही व्यापक तरीके से, कॉम्प्रिहेंसिव वे से हम इसको अच्छे से देखेंगे। तो बस आज का विषय यही था कि आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन से परिचित कराया जाए। आज का जो एजेंडा था क्लास का वो था इंट्रो ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता से आपको जस्ट इंट्रो किया जाए, रूबरू कराया जाए, ठीक है ना। बस इसी आज क्लास का मेन मुहिम जो था यही था। अगले क्लास में हम देखेंगे, इसके व्यापक रूप से देखेंगे कि जो हम कहें कि सिंधु घाटी सभ्यता जो अपने अर्थों में, अपनी व्यापकता में, अपने गुणों में, अपनी विशेषताओं में अतुलनीय था, अनुपम था, अनोखा था। इस चीज को हम एक एक चीज में, एक पॉइंट में हम देखेंगे, समझ अपनी विकसित करेंगे कि आर्थिक अर्थों में वो उसकी विशेषताएं क्या थी, राजनीतिक विशेषता क्या थी, भाई राजतंत्र था, प्रजातंत्र था, लोकतंत्र था, देखेंगे उनकी जो धार्मिक विशेषता क्या थी, प्राकृतिक पूजा करते थे, किन क्या करते थे पूजा, है ना,
उनके स्त्रियों में सामाजिक स्तर में क्या पहनते थे, सोना पहनते थे, चांदी पहनते थे, कैसे क्या होता था, विवाह का जो व्यवस्था था वो कैसे था, है ना, जो राजा का कंसेप्ट था क्या नहीं था, है ना, वहाँ पे देखेंगे कि वो प्राकृतिक पूजा करते थे, पशु पूजा करते थे, देखेंगे व्यापार का उनका क्या क्षेत्र था व्यापार का, है ना। कहा जाता है कि जो सिंधु घाटी की देन है कि सबको कपड़ा पहना, यानी सूती वस्त्र का सबसे पहला जो सूती का उदाहरण मिलता है वो क्या मिलता है, सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता है, यानी पूरे विश्व को कपड़ा दान करने वाला कौन है, सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये सामाजिक पक्ष देखेंगे हम। तो उन्होंने शिल्प उनकी कैसी थी, शिल्प कला कैसी थी, है ना, मनका बनाते थे, है ना, मूर्ति बनाते थे, मिट्टी की मूर्ति बनाते थे, है ना, सब चीजें व्यापक तरीके से देखेंगे और अंत करेंगे इस टॉपिक का कि किस तरीके से सिंधु घाटी जो एक व्यापक अपने आप में व्यापकता को, एक आधुनिकता को समेटी हुई है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका निर्माण 2500 ईसा पूर्व में जिसकी उत्पत्ति हुई और लगभग 1500 ईसा पूर्व में उसकी नष्ट हो गए, विनष्ट हो गए, किन अर्थों में क्या कारण रहे इनके विनष्ट हुए, तो इसको बहुत व्यापक से अगले क्लास में देखेंगे। फिलहाल क्लास के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में आपसे मिलते हैं। इसको समझ विकसित करिए, पढ़िए और ध्यान से अपने लक्ष्य को टारगेट करके पढ़ाई करते रहिए। सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमको ये भी देखना है कि वो पढ़ाई कहाँ तक जो हमारे लक्ष्य को भेजने के लिए सटीक है। हमें ये देखते रहना कि जो पढ़ाई हम कर रहे हैं, जो हम तैयारी कर रहे हैं, वो एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि नहीं, प्रासंगिक है कि नहीं, इसको जांच करते हुए आप आगे बढ़िए। बाकी हम लोग आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, पढ़ाई करें, लगे रहें। फिर मिलते हैं।